दिन के कितने घंटे फिर उस काम में निकल जाते थे? करीब जो है 18 घंटे। 18 घंटे। जी। तो ये मतलब ये भी बहुत विलक्षण बात है कि उस उम्र में जिस समय पे ग्रेजुएशन करके लोग यही तलाश रहे होते हैं कि उनको आगे क्या करना है। 18-19 साल की उम्र में ही हाँ। मुझे 20-22 हज़ार रुपये मंथली कमाने लगे थे देहरादून में। जी जी। कोई एंटी रहा हो या जिसने कभी आपकी फाइल बहुत लंबे समय तक रोक दी हो? बहुत है ऐसे लोग पीछे पड़े, नाम क्यों लेना, लेकिन अच्छा। हाँ काफ़ी लोग थे पीछे पड़े, कंप्लेंट करते रहे। हाँ हमारी। नमस्कार, बारहमासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नीड के निर्माता। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन लोगों ने उत्तराखंड के पहाड़ों की बड़ी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में सीमित संसाधनों में अपना बचपन बिताया और वहाँ से निकलकर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो कई लोगों के लिए आज रोजगार सृजन का एक बड़ा केंद्र बना है। आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं वो व्यक्ति रुद्रप्रयाग से भी लगभग 40-50 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदा हुए। वहीं सरकारी प्राथमिक स्कूल में उनकी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने हासिल की। उसके बाद सरकारी स्कूल से ही पहले 10वीं और फिर इंटर किया। लेकिन आज देहरादून के एक रेप्यूटेड कॉलेज के वो चेयरमैन हैं। श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी के वो चेयरपर्सन हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्रीनिवास नौटियाल जी से। नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारहमासा में। धन्यवाद। हमारा जो ये कार्यक्रम है सर, इस कार्यक्रम का नाम है नीड के निर्माता। और जिस तरह से आपने एक छोटे से गांव से निकलकर और आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया, एक रेप्यूटेड कॉलेज स्टैब्लिश किया जिसमें 150 से ज़्यादा लोग जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, हज़ारों बच्चे वहाँ से एजुकेट होते हैं, उस पूरे सफ़र की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं सर आपके बचपन की कुछ यादों से। तो अपने गांव के बारे में सबसे पहले कुछ बताइएगा कि गांव में बिल्कुल आपके फादर क्या काम किया करते थे और कैसा था बचपन? फादर हमारे आचार्य थे गांव में ही, है ना, उसी से उनकी इनकम होती थी। फिर वहीं से स्कूलिंग करी जी, 5वीं करा, फिर 8th करा, फिर 10th करा। 10th और 8th के लिए आप अभी जैसा जिक्र कर रहे थे कि वो स्कूल जहाँ आपका गांव से 8 किलोमीटर दूर था, तो रोज़ आना, सुबह जाना और सुबह आना जी, शाम को आना, वापस आना। और 8वीं तक की पढ़ाई आपकी रुद्रप्रयाग, 10वीं तक की पढ़ाई आपकी रुद्रप्रयाग, 10th तक की जो है रुद्रप्रयाग वही हुई गांव के पास ही। अच्छा। और उसके बाद 11वीं 12वीं के लिए फिर आप देहरादून डीएवी से आप डीएवी इंटर कॉलेज से जी स्टडी करी। और आपकी उस सफ़र के बारे में बात करेंगे। ये मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि सिर्फ 27 साल की उम्र में नौटियाल जी ने अपना कॉलेज शुरू कर दिया था। 27 साल की उम्र में। अब जो आजकल तो बहुत सारे लोग इस उम्र में कई सारी ऐप्स डेवलप कर लेते हैं, लेकिन ये आज से लगभग 2 दशक पहले की बात है। तो कॉलेज सन 2004 से कॉलेज स्टार्ट हो चुका था जी। तो सर आइए थोड़ा हम आगे की तरफ भी चलते हैं। आपने कॉलेज शुरू करने से पहले कुछ प्राइवेट जॉब्स भी की जी, उनके बारे में कुछ। डीएवी से आपने क्या पढ़ा? ग्रेजुएशन आप किस में कर रहे थे? बीकॉम करा था। बीकॉम ग्रेजुएशन करा जी। और बीकॉम के बाद आपने फिर कुछ प्राइवेट नौकरियां की? प्राइवेट साथ अकाउंटेंसी का काम किया और बहुत जगह किया। अच्छा। एक टाइम पे स्कूलिंग में करा और स्कूल में करा। कुछ स्कूल्स के लिए टाइमिंग अलग था उनका, कुछ सुबह का, कुछ दिन का, कुछ शाम का। तो एक ही टाइम पे मतलब आप बहुत सारी जगहों का काम? उस टाइम पे मेरे जो है मतलब 90 में मेरी इनकम जो है करीबन 20-22 हज़ार रुपये इससे थी। अच्छा, इतना पैसा 20-22 हज़ार रुपये आ जाता था? कमा देता था अलग अलग पार्ट टाइम जॉब पे। पर लगभग दिन के कितने घंटे फिर उस काम में निकल जाते थे? करीबन जो है 18 घंटे। 18 घंटे जी। तो ये मतलब ये भी बहुत विलक्षण बात है कि उस उम्र में जिस समय पे ग्रेजुएशन करके लोग यही तलाश रहे होते हैं कि उनको आगे क्या करना है। 18-19 साल की उम्र में ही 20-22 हज़ार रुपये मंथली कमाने लगे थे देहरादून में जी। अच्छा, तो ये मतलब आपके अंदर वो स्किल्स कुछ हटके करने की? गांव से आया था कि कुछ करना है अपने देहरादून में। तो हमारे कुछ था नहीं, कोई ना, तो कोई रिश्तेदार ना कोई भाई बंद, अकेले काम करना था, इसलिए था कुछ करें यहाँ पे जी। तो मन में विचार आए कुछ करें। धीरे धीरे जो है सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करते रहे। फिर 2000 फिर जो है 93 से हमने एक MS शॉप भी खोली
केमिस्ट शॉप खोल ली। फिर उससे भी इनकम स्टार्ट हुई, लेकिन साथ साथ जॉब भी करता था मैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, केमिस्ट शॉप खोलने के साथ भी हाँ, आप जॉब करते थे, तो तब तो ये मतलब आपका दिन में बहुत समय इस पे लग जाता लोड बहुत ज़्यादा था। रात को घर पहुंचने का टाइम होता था कभी 10 कभी 11 बजे। अच्छा। हाँ, केमिस्ट शॉप को ऑफ करके बंद करके तब आता था घर। और केमिस्ट शॉप का आइडिया आपको कैसे आया कि मतलब क्योंकि आप खुद आप फार्मेसी से नहीं आते थे बैकग्राउंड से? फ्रेंड है एक प्रोफेसर VHUL, वो हम फार्मा थे। अच्छा। साथ साथ उनकी फ्रेंडशिप थी, तो हम दोनों ने मिलके खोला था। मिलके किया। तो फार्मेसी थे वो। अच्छा। बैकग्राउंड, और मैं इससे था, अकाउंट से था, फाइनेंस से, दोनों ने मिलके अच्छा करा। तो दोनों ने तो अपनी दोनों अपनी वो भी एबिलिटीज जॉब को करते, वो भी जॉब भी करते थे, शाम को आते थे। अच्छा। हाँ। और फिर उसके बाद में आपने, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि नौटियाल जी का जो कॉलेज है वो उत्तराखंड के सबसे पहले जिन्होंने एजुकेशन का बीएड कोर्सेज जो उत्तराखंड में लेकर के आए और जहाँ प्राइवेट में वो शुरू हुए, वो कोर्सेज उन्होंने शुरू किए। तो सर केमिस्ट शॉप के बाद से और सीधे एक एंटरप्रेन्योर जो अब शब्द चल पड़ा है, एक अपना बिल्कुल बिना किसी बैकग्राउंड के स्क्रैच से एक कॉलेज बनाना, वो कैसे? इसलिए ये था कि 98-99 में लैंड की कॉस्ट बहुत कम थी। जब हमने यहाँ लैंड खरीदी थी बहुत कम कॉस्ट थी, तो उस समय हमने लैंड परचेज कर दी थी। पैसे थे क्योंकि इनकम भी कम थी हमारी, कर रहे थे, तो लैंड ले लेती, परचेज कर देती, बहुत कम रेट था। तो 20-22 बीघा ज़मीन। अच्छा। जमीन जो है हमें टोटल लैंड पड़ी होंगी 4-5 लाख की उस टाइम पे। 4-5 लाख रुपए की बस। फिर उससे हमने, ये उत्तराखंड अलग स्टेट बनने से पहले बात है, तब रेट बहुत कम थे। इधर थोड़ा दूर भी था उसमें, जहाँ कॉलेज खोला हमने। हाँ। बहुत रेट कम थे, तो 4 लाख के आसपास की 20 बीघा जमीन ले ली थी हमने। और ये कॉलेज, ये जो खूबसूरत लोकेशन आप देख रहे हैं जहाँ पे हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। ये खारा खेत इस जगह को कहा जाता है। और मेरे बाईं तरफ ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसके ठीक पास में एक बहुत ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, नमक सत्याग्रह किया था, उस दौरान यहाँ पर भी नमक बनाकर उस नमक कानून को तोड़ा गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो प्रतिरोध का एक वो था, और इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि खारा पानी निकलता है, उसी पानी से नमक बनाकर वो ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। उस पर डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। बारामासा, आप लोग बारामासा के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए निशा बाकी है, मैं जल्दी उसका एक एपिसोड सेपरेटली लेके आएंगे। और यहीं से लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर पे नौटियाल जी का अपना कॉलेज है, जिस कॉलेज में आज हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, तो सर ये आपने बताया कि लैंड आपने ले लिया था, तो जिस समय आपने लैंड लिया तो ये दिमाग में आ चुका था कि स्कूल खोलेगा था हमारा, स्कूल का था विचार पहले। लेकिन जो है उसी समय बीएड का चला कि जो है बीएड कॉलेज कोई नहीं, कम है यहाँ देहरादून में नहीं खोल रहे हैं। हमने भी जो है जान पहचान उतनी थी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में अप्रोच करी, बीएड की एनओसी मिल गई। अच्छा। तो बीएड से हमने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले बीएड कोर्सेज से कॉलेज 100 सीट्स मिलती थी बीएड के, से स्टार्ट किया बीएड। 100 सीटों से बीएड कॉलेज शुरू हुआ। और उसके बाद में आया फिर फार्मेसी आया जी, डी और बी, डिप्लोमा और बैचलर। हाँ, बैचलर्स और डिप्लोमा। और आज, लेकिन आज डॉक्टरेट तक नौटियाल जी के कॉलेज में होता है, और जिसको फार्म डी कहते हैं, डॉक्टरेट इन फार्मेसी पूरा है हमारे, डिप्लोमा डी बी हम फार्म डी 4 कोर्सेज होते हैं, उसमें पूरे कंप्लीट हमारे यहाँ। अच्छा। और फार्म डी जो है वो उत्तराखंड में सिर्फ आपके यहाँ है और महंत इंद्रेश में हमारे यहाँ। अच्छा, उसके अलावा अभी उत्तराखंड में कहीं नहीं है, तो वो उस लिहाज से एक पायनियर कॉलेज है। तो धीरे धीरे करके फिर उसका रिस्पांस कैसा मिला? शुरू में तो बहुत मुश्किल रहा होगा एक नए कॉलेज में। बीएड के तो बहुत होती। अच्छा, बीएड तो उस समय बहुत वो थी, मतलब कोई कॉलेज थे नहीं, बहुत कम, बहुत वो थी, एकदम से मांग थी, बहुत डिमांड थी। अच्छा। बीएड की। और जो हमने डिप्लोमा खोला उसकी भी बहुत ही डिमांड, क्योंकि कॉलेज थे नहीं यहाँ पे। हाँ। कम थे जी। तो डिप्लोमा की, डी फार्मा की और बीएड की बहुत अच्छी होती डिमांड। अच्छा। फिर हाँ, अच्छे था, तो उसका रिस्पांस ठीक मिला। और लगभग एजुकेशन कोर्स लाने के आपने कितने साल के बाद ये फार्मेसी शुरू कर दिया था? 1 साल बाद। 1 साल बाद 2004 में बीएड, 2005 में डिप्लोमा, डी फार्मा, फिर बीएड बाद एमएड, फिर एमबी फार्मा। और सर ये हमारी ऑडियंस के लिए भी कि बहुत सारे लोग आजकल तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हुए भी बहुत डरते हैं। मतलब ये होता है कि सफल होगा नहीं होगा, बहुत सारे विचार होते हैं।
तो कॉलेज खोलने के लिए तो इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत थी, तो उसमें आपने कहीं से लोन लिया या जिसको वो बोलते हैं कि अपने आप से ही पैसा लगा करके जो लोग बिल्ड होते हैं, लैंड तो अपने आप लैंड ले ली लेकिन थी आपने? 50 लाख रुपए बिल्डिंग फंड बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था। बैंक से लोन लिया, वो हाँ। उसी लैंड पे ही मिल गया? उसी लैंड में मिल गया। अच्छा जी जी। और तो उस समय पे जब आपने कॉलेज की शुरुआत की, आप अकेले ही थे या कुछ पार्टनर्स के साथ? अकेले स्टार्ट किया मैंने। अकेले ही शुरू कोई किया? नहीं, कोई नहीं था कोई। अच्छा। और उस समय तो आप बहुत यंग भी थे, मतलब मेरी जिज्ञासा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि सिर्फ 27 साल का एक लड़का जिस समय पे एक कॉलेज बनाने की सोचता है, 50 लाख आज भी एक बड़ी रकम होती है, इतना बड़ा लोन उठाने की जब कोई सोचता है, और वो भी ऐसे परिवार से आप आते हैं, जैसा आपने बताया कि आपके फादर जो हैं वो आचार्य थे, गांव में पंडिताई करते थे, तो ऐसा कोई एक्सपोजर भी नहीं है जैसा आजकल के नए बच्चों को होता है कि अब तो इंटरनेट के थ्रू वो दुनिया भर में देख रहे हैं। तो वो हिम्मत, वो हौसला, वो कैसे आया? मतलब उसके पीछे कोई कहानी है कि कभी किसी चीज़ से आपको लगा हो कि नहीं, मैं ये जिस धंधे में जा रहा हूँ, इतना बड़ा लोन ले रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, इसको मैं सफल बना लूँगा, ये वाला मोटिवेशन? क्योंकि हम शुरू से ही काम कर रहे थे, 18 साल की उम्र में से ही काम शुरू कर दिया था। इनकम भी ठीक थी, बढ़ रही थी, तो हमने पहले भी लोन लिया, जब स्टार्टिंग में लोन लिया, कभी गाड़ी ली, गाड़ी के लोन लिया उसके लिए। अच्छा। धीरे धीरे तो पता चला पेमेंट रिपेमेंट करनी पड़ती है, तो फिर हमें थोड़ी इस चीज़ का वो भी तो ज्ञान भी था ही, है ना, नॉलेज था, कितनी इनकम होगी, कितना इंस्टॉलमेंट आएगी, कैसे कैसे पेमेंट करना है ना, तो वो सब पता था हमें, क्योंकि इसी फील्ड से हम थे। तो धीरे धीरे 50 लाख लिया, फिर उसके बाद 1 करोड़ लिया, फिर 5 करोड़ लिया लोन। अच्छा। तो बढ़ता रहा। आज के वो तो जैसा इनकम होती उसके अनुसार वो हमें पता होता ना कि इतने लोन है तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी। और शुरू में जो आपने ज़मीन ली थी वो एक ही बार में ले ली थी या फिर धीरे धीरे उसको? पहले 20 बीघा तो एक बार में ली, फिर धीरे धीरे बढ़ा था, 5 बीघा, कभी 8 बीघा, 10 बीघा, आज डेट में कभी 58 बीघा लैंड हमारे पास है। आज 58 बीघा पे है, जहाँ पे वो पूरा कॉलेज है, कॉलेज कैंपस है। और उसके बाद अब तो काफ़ी सारे कोर्सेज और भी आ चुके हैं, एग्रीकल्चर भी आ गया है और पैरामेडिकल कोर्सेज भी आ चुके हैं। ये फिर वक्त के साथ धीरे धीरे जैसे हुआ। और इसमें इस पूरे दौर में सर कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, कभी कुछ समय कठिन दौर भी आया होगा, जैसे अभी तो आपने बताया कि पहले ही साल में बीएड का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन हर एक जो बिल्कुल ग्राउंड से काम शुरू करते हैं लोग, उनको कभी पॉलिटिक्स के लेवल पे, कभी मान्यता लेने के लिए, हर चीज़ में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग एंटी लोग होते हैं, कंप्लेंट करते हैं, पीछे पड़ते हैं, फिर थोड़ा बहुत जान पहचान भी मिलती है। वैसे हम पहाड़ के थे, थोड़ा लोगों ने काफ़ी वो भी किया, सपोर्ट किया, जो पहाड़ के जो लोकल विधायक हैं, मंत्री हैं, कि पहाड़ का आदमी लड़का कुछ करना। जब हमने बीएड शुरू किया था 27 की एज में, तो जो अकबर सिंह कंडार जी थे, नेता वो थे, नेता प्रतिपक्ष से, तो हमें वहीं के रुद्रप्रयाग के हैं, तो उनके थ्रू हमें वो मिली, अनुमति मिली थी। तो उन्होंने खाली नारायण तिवारी जी सीएम थे, उनसे इतना बोला, भाई लड़का है, यंग लड़का है, कुछ करना चाह रहा, आप इसको खाली एक लिख दे दो, इनको बीएड की मान्यता जी, ना तो मंग रहा पैसा आपसे, ना मंग रहा जमीन, ना कुछ मंग रहा, वाले खाली अनुमति आप इसको दे दो। तो उनके कहने से अनुमति मिल गई। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा इस चीज़ का वो भी हुआ, पहाड़ के, हम पहाड़ के रहने वाले हैं, यंग हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए इस तरह से अगर कुछ लोगों ने, नेताओं ने सपोर्ट किया। लोकल जो थे विधायक हमारे रुद्रप्रयाग के प्रॉपर और भी थे, तो उन्होंने काफ़ी वो करे, अपना क्षेत्र का लड़का है, यंग है, कुछ करना चाह रहे, तो काफ़ी फायदा हुआ। लेकिन बाकी कुछ लोग एंटी भी रहे। और ऐसा कुछ आपको कोई किस्सा याद आता है कि मतलब कोई एंटी रहा हो, या जिसने कभी आपकी फाइल बहुत लंबे समय तक रोक दी हो? बहुत है ऐसे लोग, पीछे पड़े, नाम क्यों लेना, लेकिन अच्छा, हाँ, काफ़ी लोग थे पीछे पड़े, कंप्लेंट करते रहे हमारी। और ये भी हम सर देखते हैं ना कि मतलब एक जब शुरुआत में जब कोई बिल्कुल नया होता है, तब तो लोग हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ग्रो करना शुरू करता है तो पीछे पड़ जाते हैं, पीछे पड़ने, लेग पुलिंग और वो सब बहुत हुई हमारी, बहुत कंप्लेंट करी जी, बहुत कंप्लेंट करी। कहाँ से कहाँ जा रहा आदमी, अब इतना था, आगे बढ़ गया, ये भी ले लिया, वो भी ले रहा, ये भी ले रहा, और फिर इस तरह की बातें लोगों के बीच में आने लगती हैं कि कल तक तो और ये लोग बदनाम भी बदनाम करते हैं, कहाँ से पैसा है, कैसा है, कैसा, लेकिन पता नहीं होता आदमी काम कर रहा, मैनेज कर रहा है ना। और जब आप जॉब कर रहे थे तो एक बार को आपने जैसा बताया कि आप अलग अलग स्कूल्स के और कॉलेजेस के लिए अकाउंटेंसी का काम किया करते थे, उसी दौर में शायद आप सरदार भगवान सिंह इंस्टीट्यूट में भी वहाँ भी जॉब किया। तो ये देखिए कितना फैसिनेटिंग है ये सफ़र जो है कि
गांव से, रुद्रप्रयाग से एक बच्चा निकलता है, देहरादून आता है, देहरादून में डीएवी में, जहां जिसके बारे में कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है कि सारे बच्चे अगर एक ही दिन कैंपस आ जाएं तो पैर रखने की जगह ना मिले, इतनी भीड़ के बीच में एक बच्चा अपनी ग्रेजुएशन करता है और अपनी वहीं ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करता है कि अकाउंटेंसी के काम से और आज ऐसा मुकाम हासिल किया कि कई अकाउंटेंट्स सिर्फ अपना हिसाब किताब देखने के लिए ही एम्प्लॉय करने होते हैं। और सर ये थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताइएगा कि फैमिली से कितना सपोर्ट मिल रहा था जिस समय, क्योंकि सरकारी में हम देखते हैं पहाड़ों में तो माँ बाप जितने हैं उनके लिए ये होता है कि बेटा सरकारी नौकरी लग जाए तो उनको लगता है कि बस अब ठीक हो गया। तो आप जब ये कर रहे थे तो गांव से तो बहुत दूर था मैं, तो तब तो गाड़ी भी बहुत कम हो थी, अब तो रोड अच्छी हुई इस समय। हाँ। 89 की बात है जी। तो बहुत दूर था गांव से। गांव लोग ये अब तो फ़ोन हो गए, तो फ़ोन में तो समय तो हाँ। तो उससे बात होती थी, बाई पोस्ट कोई डाक भेज दी, चिट्ठी भेज देते होता था। गाँव वालों को, घर वालों को क्या पता क्या करा क्या नहीं करा। अच्छा है ना, ऐसा कुछ कभी मैंने सरकारी नौकरी का कभी अप्लाई नहीं करा। अच्छा। ना मैंने ट्राई करा जी, ये था कुछ करना है। और पिताजी को जिस समय आप जॉब कर रहे थे, आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगे थे, तो वो भी शायद संतुष्ट हो गए होंगे कि जो भी कर रहा है अपना, उन्हें वो था कि ठीक है अपना कुछ कर रहा, कर ही रहा, बढ़िया कर रहा। धीरे धीरे ये कर रहा, आगे ये भी करूँगा, कभी सौ भी खोल दी है ना, कुछ करेगा। अच्छा तो फादर को अच्छा कुछ इस बारे में भी बताइएगा सर कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी अब, क्योंकि पिछले कोरोना के बाद से हमने एक चीज़ देखी कि बहुत सारे बच्चे वापस लौटे हैं, जो पहाड़ों के बच्चे बाहर जाया करते थे काम करने के लिए, नौकरियां करने के लिए, उनमें से कई लोगों ने ये मन बनाया कि वापस जाके अपना एक होम स्टे शुरू कर लें या अपना रेस्टोरेंट शुरू कर लें या अपना, तो थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर ऐसे बच्चों के लिए मान लीजिए कि पहले साल में किसी ने वापस आके अपनी जॉब छोड़ के देहरादून में रेस्टोरेंट शुरू किया, नहीं चला, तो ऐसे बच्चों के लिए अपने अनुभव के आधार पर आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? उनको काम करना चाहिए रेगुलर, अगर नहीं होता तो थोड़ा बहुत और ट्राई करें, है ना, क्योंकि एकदम से तो मिलता नहीं कुछ, है ना, आराम आराम से धीरे धीरे होता है। क्योंकि कम होते स्टार्टिंग में, अगर खाली उसका नो प्रॉफिट नो लॉस वगैरह को दिखाते हैं, धीरे धीरे इनकम पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं एकदम से, आज के क्या है ना, बच्चे चाहते हैं एकदम से बैठ जाए, गाड़ी भी हो जाए, घोड़े भी हो जाए, सब तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है क्यों जी। जैसा कि आपके कॉलेज का भी सफ़र है, तो अब 20 साल हमारे भी लोग बोलते हैं 2004 से तुमने शुरू किया, तुम्हारे साथ के और कॉलेज वाले बहुत आगे पहुंच गए। तो मैंने कहा हम तो डाउन टू अर्थ वाले, अपने आप कराना कुछ था न, साथ को लेके आए थे, अपने यहाँ भी जोड़ा एक करके, एक ईंट करके जो है, एक ईंट कर जोड़ा, तो हमें धीरे धीरे करके करा, है ना, एक कोर्स करके दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, एकदम से नहीं हम सारे कोर्स ले आए। तो ऐसे ही है, धीरे धीरे हम तो अपने उससे ठीक हैं और आगे भी काम कर रहे हैं, नए कोर्स लाई रहे हैं, नई जो है लैंड भी और ली हमने, प्लस जो है बिल्डिंग भी और तैयार कर रहे हैं। आज की डेट में 1100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, है ना, धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी जी, जब और कोर्सेज आएंगे वो आएंगे। और इनमें से सर आपके पास अभी सबसे जो बच्चे ज़्यादा हैं प्राइमरीली कहाँ के, अब तो क्योंकि देश भर से अब बच्चे आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं? स्टार्टिंग में तो जब बीएड था और डिप्लोमा फार्मेसी था, 65 टोटल बच्चे हैं हमारे रुद्रप्रयाग से। मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करता हूँ, तो रुद्रप्रयाग से बीएड और डी फार्म में मतलब 90% बच्चे के थे, 90%। धीरे धीरे और कोर्सेज आए, बी फार्म आया, फार्म डी आया, GNM BSc और भी कोर्स आए, तो सब ऑल ओवर इंडिया से आने लगे, नेपाल से, नॉर्थ ईस्ट से, JNK से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया से आज बच्चे हैं। और ज़्यादातर किस कोर्स में बच्चे आज की डेट पे ज़्यादातर किस कोर्स के लिए आते हैं? नर्सिंग, और क्योंकि आपके यहाँ सारे ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। नर्सिंग में इस समय काफ़ी अच्छी हुआ है उसकी डिमांड, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, JNK से बहुत बच्चा है, नॉर्थ ईस्ट से, बिहार से। अच्छा। और फार्म डी में वहाँ से, झारखंड से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, फार्म डी में काफ़ी बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। जैसे आपने बताया कि फार्म डी पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक महेंद्र इंद्रेश में है और आपके यहाँ है, तो इसका मतलब भारत में भी बहुत ज़्यादा जगह फार्म डी नहीं होगा? नॉर्थ साइड काफ़ी है, मतलब इस साइड कम है, उत्तराखंड यूपी में फार्म डी कम है, लेकिन उधर उस साइड अलग है, बेंगलोर उस साइड में है कॉलेज, क्योंकि वहाँ तो पहले से है ना वहाँ इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे है। साउथ में है, मतलब साउथ में पहले से है ना, बहुत कॉलेज खुले हुए, तो यहाँ अभी जो है फार्म डी पहाड़ के बच्चों को ये नहीं पता फार्म डी है क्या, हाँ, ये भी नहीं पता अभी, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे भी बाहर के हैं, धीरे धीरे यहाँ से भी बच्चे आएंगे।
और फार्मडी के कोर्सेज़ का सर थोड़ा सा एक वो भी बताइएगा कि जैसे डिप्लोमा और बैचलर्स के बाद तो फार्मेसी में बच्चे जाते हैं, ये स्पेशली जो डॉक्टरेट जो है इसके बाद बच्चों के लिए कौन कौन से मौके खुल जाते हैं, मतलब क्यों महत्वपूर्ण है फार्मडी? डॉक्टर बन जाता है, उसके आगे अपने आगे डॉक्टर हो जाता है, वो अपना जो है गाँव में अपना वो खोल सकता है। अच्छा, है ना कुछ तो, और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी बाहर है, लेकिन बाहर के कंट्री में ज़्यादा हो उसकी जॉब। अच्छा, बाहर ज़्यादा जर्मनी उधर साइड में बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी फार्मडी की। अच्छा, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे वो साइड कर रहे हैं, बाहर के बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, यूपी के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के, क्योंकि उनको ऑलरेडी मालूम है, तो बाहर के लिए बहुत चांस है। अच्छा, डॉक्टर फार्मडी का। और अभी आपके पास 30 सीट आपके पास 30 ही होती है उसमें, मैक्सिमम 30 ही होती है, मैक्सिमम 30 सीट्स ही होती हैं। 30 ही होती है। और उसके लिए एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है फार्मडी के लिए, मतलब उसके लिए 12th में बैचलर होना ज़रूरी है? 12th होना चाहिए, साइंस से, बायो से 12th। अच्छा, वो पूरा फिर 5 साल का शायद कोर्स है? 5+1। अच्छा, 5+1 तो 6 साल में 6 साल जाके कंप्लीट होता है। 6 साल। और अगर कोई बाद में मान लीजिए कि बैचलर है ऑलरेडी और वो करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं होता? वो भी फिर स्टार्टिंग से होगा उसका भी। अच्छा, अच्छा, वो कंप्लीट मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है पूरा, एक ही 6 साल 5+1 का 6 साल का होता है। अच्छा, और उसके लिए एडमिशन के लिए नॉर्मल यहाँ पे आपके यहाँ वैसे गवर्नमेंट वो एंट्रेंस भी होती है, गवर्नमेंट एंट्रेंस भी कराते हैं, लेकिन बच्चों को कम पता था, धीरे धीरे अब आएंगे बच्चे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से हमारे स्टेट से। बाकी कोर्स में तो यहाँ से बच्चे बहुत हैं, डी फार्म है, बी फार्म, एम फार्म में तो बहुत बच्चे हैं बाकी, लेकिन इसमें अभी तीसरे कम है। अच्छा, फार्मडी में। और अभी सर हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें उससे पहले कुछ फ्यूचर उसके लिए भी बताइएगा। जैसे आपने बताया कि अभी कुछ कोर्सेज़ आप और बढ़ाने जा रहे हैं, तो अभी बिल्कुल नियर फ्यूचर में कोई एक दो कोर्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि अब ये रुद्रप्रयाग में रहने वाला हूँ, तो मैं रुद्रप्रयाग में जो है फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग का कॉलेज के लिए मैं लास्ट टाइम में लैंड देखी है, वहाँ मेरा प्लान है खोलने का रुद्रप्रयाग में। होम टाउन है जी, वहीं से पैदा हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ वहाँ के लड़के भी वहीं है, तो बात चल रही वहाँ चलिए सब, होपफुली 1 साल में 1.5 साल में स्टार्ट कर दूँ शायद। अच्छा, 1-1.5 साल में गवर्नमेंट भी कुछ वहाँ के लिए वो देती है, कुछ वो देती है सब्सिडीज और ये सब देते लैंड में है उसमें, तो ऐसा विचार है। बाकी कॉलेज में तो जो कोर्सेज आते रहेंगे, आगे देखेंगे जो कोर्सेज की डिमांड होगा। और अभी पहाड़ में जो है अभी है भी नहीं, बहुत सीमित पहाड़ में गवर्नमेंट के हैं इस समय, तो 1-2 कॉलेज, एक मेरे रुद्रप्रयाग में शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ। बाकी वहाँ बीएससी नर्सिंग और डी फार्मा तो कोई ऐसा है नहीं। तो ये बहुत अच्छा है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ऊपर जाएं तो पहाड़ों की, क्योंकि एक किसी भी जगह पे एक कैंपस शुरू होता है तो वो सिर्फ एक कैंपस ही नहीं होता, उसके इर्द गिर्द एक पूरी छोटी सी इकनॉमी डेवलप होती है। और ये बहुत अच्छा है कि आप वापस पहाड़ में एक कॉलेज खोलने का सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो वहाँ के बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि 10वीं 12वीं करने के बाद बच्चे के पास वहाँ प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए कुछ होता नहीं है। और जो बच्चा फिर देहरादून आके मान लीजिए कि देहरादून आएगा तो उसका रहना खर्चा बहुत होता खर्चा है, बच्चा इतना दूर आएगा, माँ बाप के थोड़े होता है, वहाँ रहेगा तो ठीक है, अपने घर से आएगा, घर से जाएगा। हाँ, सोच रहे हैं, मैं तो देखी लैंड भी देखी है, देखो बात बन जाए तो अच्छी बात है जी, क्योंकि वहाँ जैसे वो अपना उत्तराखंड रोड छोड़ गई, रेट वहाँ भी इंक्रीज हो गए, पहाड़ों में काफ़ी रेट बढ़ गए जी। फिर भी देख रहे हैं हम स्टार्ट कर दें कॉलेज। चलिए, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई भी कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से एक मुकाम हासिल किया। बहुत सारे लोगों के लिए आपसे जो बातचीत रही, बहुत सारे लोगों के लिए एक आइडल, एक रोल मॉडल की तरह की वो बातचीत होगी। बहुत सारे लोग आपका जो सफ़र रहा उसे देखते हुए अपनी तमाम तरह की चुनौतियां जो हैं उनसे कैसे ओवरकम करना है उस बारे में देखेंगे। बारामासा से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में आपकी मुलाकात करवाएंगे फिर एक ऐसी पर्सनालिटी से। तब तक के लिए जुड़े रहें और देखते रहें बारामासा।